जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। जी बच्चों, पढ़ना सेटमेंट जबरदस्त। हम बात कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और चैप्टर नंबर 4 को आज क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 5 को भी आज डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा एक बड़ा मजेदार चैप्टर है, चैप्टर 6, इस पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी। लेकिन चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो रेडिकल्स और रेडिकल इक्वेशंस के ऊपर होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो रेडिकल साइन एक्चुअली होता क्या है। सो रेडिकल साइन की जहां तक बात करें तो रेडिकल साइन हमारे पास ये जो आप देखते हैं, जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, एक्चुअली ये रेडिकल साइन है। इसको हम रेडिकल बोलते हैं। अब इस साइन को एक्चुअली रेडिकल बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। स्क्वायर रूट तो एक पर्टिकुलर है ना, जिसके अंदर जिसकी पावर 1/2 होती है, लेकिन रेडिकल में पावर कुछ भी हो सकती है। बस इस साइन को हम, मतलब 1/समथिंग को हम रेडिकल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं कि ये फर्ज करें यहाँ पे x है और इधर n लिखा हुआ है, तो इसमें जो रेडिकैंड है, रेडिकल के अंदर की जो वैल्यू है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, और वो यहाँ पे x है। और जो रेडिकल साइन के बाहर की वैल्यू है उसको इंडेक्स बोलते हैं, और वो यहाँ पे n है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें मुझे बताइएगा कि रेडिकल में रेडिकैंड क्या है और इंडेक्स क्या है। सर x² + 1 रेडिकेंड है और जो 3 है वो इंडेक्स है। जी बिल्कुल, 3 हमारे पास इंडेक्स है और ये हमारे पास रेडिकल साइन आ गया। सो इस तरह से रेडिकल और ये रेडिकैंड की बात हो सकती है। अब इससे आगे चलते हैं। कोई भी इक्वेशन जो रेडिकल साइन को कंटेन करती है वो इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाता है, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन, जो आपके पास रेडिकल साइंस को इन्वॉल्व कर ले, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। रेडिकल इक्वेशंस की एक बड़ी खास बात होती है, आमतौर पे किसी भी इक्वेशन का जब सोल्यूशन लिया जाता है ना, तो उससे जो भी आंसर आते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन रेडिकल इक्वेशंस वाहिद ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आप सॉल्व करेंगे तो आंसर उसी रेडिकल इक्वेशन का होगा, लेकिन हैरान कुन बात होगी कि वो उसी इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे रूट्स जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको हम एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम देते हैं। ऐसे रूट्स जो उसी इक्वेशन से बने और उसी इक्वेशन को ही सेटिस्फाई ना करें, तो ऐसे रूट्स को एक्स्ट्रा रूट्स कहा जाता है। तो एक्चुअली उसके ओरिजिनल रूट्स के फॉर्मेट में नहीं आते, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स के जुमरे में चले जाते हैं। अब हमारी ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करता। आगे चलता हूँ। अगली जो एक्सरसाइज है वो एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट्स के ऊपर बात होगी। अब क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी है, यूनिटी किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। अब इसके क्यूब रूट्स पे बात करनी है। अब क्यूब रूट्स भी रेडिकल्स ही हैं, क्योंकि हम रेडिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो आपके पास मतलब ये इस तरह से कि x इज इक्वल्स टू -1 और इसका ये क्यूब रूट है। इससे जो आंसर्स बनेंगे वो इसके क्यूब रूट्स कहलाएंगे, और वो आंसर्स बनते हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल है इंटरनेट का प्रॉब्लम एक। इसका आंसर बनता है 1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1। माइनस से ये जो 1, और इस आंसर को हम आमतौर पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस आंसर को हम आमतौर पे ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 आंसर्स आ जाते हैं। अब इनको अगर हम देखें एक बात, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1, सम ऑफ
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओमेगा क्यूब क्यूब इज रूट 1। यूनिटी, तो ये ओमेगा क्यूब है जो कि 1 आ जाएगा। दो बातें हो गई। तीसरी, ये बात याद रखें कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब दो कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे 3 टोटल हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आपके पास जो है हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये भी है स्क्वायर ऑफ द अदर, और बल्कि मैं तो एक और बात करना चाहता हूँ, स्क्वायर ऑफ द अदर ऑल्सो इनवर्स ऑफ द अदर। इनवर्स ऑफ द अदर क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप एक, ये जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आपके पास मौजूद है ना, ये एक ये है और एक ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, फिर इसका इनवर्स लेंगे तो ये जवाब आएगा, और इसका इनवर्स लेंगे तो ये जवाब आएगा। मतलब ये कि अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए ना कि 1/ओमेगा किसके इक्वल होता है, तो आपने बिला झिझक बता देना है कि वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ये प्रूफ ऑलरेडी हुए हैं, अब ये प्रूफ करने का टाइम नहीं है। 1/ओमेगा स्क्वायर का अगर कोई पूछे तो वो क्या है, ओमेगा रेज टू पावर 1, यानी कि इस तरह से पूछ लें या इसको ऊपर लेके जाके इसके इनवर्स के सेंस में पूछ लें, तो ये इस तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बताना है वो ये है कि ओमेगा रेज टू पावर 3n, यानी कि ओमेगा की पावर में अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए ना, मल्टीपल ऑफ 3, देन ऑलवेज द रिजल्ट इज 1। ओमेगा की पावर में जब 3 आ जाए तो ओमेगा देखें 3, 6, 9, 12, 15, 28, 29, 27, 27, 30 समथिंग लाइक दैट, ये जितने भी नंबर्स हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं या 3 के मल्टीपल्स हैं, ये सब पे वैल्यू 1 आती है। ये इसका रिजल्ट है। उसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बना के दे दी जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपने क्या करना है, 1 माइनस कॉमन ले ले, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करें, रेज टू पावर 3 कर दें। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जरा इधर आइएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर 3, ये आ जाएगा -1 -1 + 1, तो ये 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा, दैट गोस टू 8। इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरह के कई क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जिसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। और ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे चलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी की जानिब। यहाँ तक अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल आप पूछना चाहती हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मजीद इसकी टाइप्स को। और मैं अब फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात करना चाह रहा हूँ कि फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होते हैं। जिस तरह क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी को आपने देखा, जब आप फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी पे जाएंगे तो फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी के अंदर आके क्या होगा जरा देखिए जी। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के फोर्थ रूट्स। अब पहले क्यूब रूट्स पे बात हो रही थी, अब फोर्थ रूट्स की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ये -1 का फोर्थ रूट, ये बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि x4 इज इक्वल्स टू -1, सॉरी 1 के अगर करने हैं तो फिर ये माइनस यहाँ प्लस में कन्वर्ट कर दें, -1 के भी इसी तरह हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा x4 - 1 इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं x² + 1 और लिख सकते हैं x² - 1 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से आप बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर आएगा प्लस माइनस अयोटा, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1। तो ये 4 आंसर्स बन जाएंगे और वो है माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस 1 प्लस 1। These are the fourth roots of unity। ये यूनिटी के फोर्थ रूट्स हैं। अब इन्हीं को अगर आप देखें, अगर आपको स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, आप तब तक कैलकुलेट करें सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जी बिल्कुल 0, चूंकि आप देख ही रहे हैं आंसर्स को, एक प्लस अयोटा तो दूसरा माइनस अयोटा है, दैट गोज टू 0। आगे अगली बात कीजिएगा, आप तब तक कैलकुलेट करें प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सो ये आ जाएगा -1, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप -1 को 1 से करेंगे -1, माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर, दोनों को करेंगे प्लस अयोटा स्क्वायर और प्लस अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे एक और बात है कि each complex fourth root of unity, each complex fourth root of unity, fourth root of unity is conjugate of the other। ये भी आप कह सकते हैं conjugate of the other, या in other sense आप ये भी कह सकते हैं is additive inverse of the other। वो तो सबके लिए ही है। ये मैंने ईच पहले लिखा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वालों से मुराद है, मैं सिर्फ अयोटा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे लिखूं कि ईच, लेकिन वो अलग अलग ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स एक दूसरे का इन्वर्स है और रियल एक दूसरे का इन्वर्स है। ये बात समझ आ गई? तो इसे रिपीट कर दीजिएगा। यानी कि मैं अभी स्टेटमेंट ये लिखने लगा था कि सारे ही रूट्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ऊपर वाला ही सीन है। कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे का इन्वर्स है या कॉन्जुगेट है, और जो रियल है ना, ईच रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज इनवर्स ऑफ द अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स हैं दोनों, वो एक दूसरे का इनवर्स, और जो रियल हैं दोनों, वो एक दूसरे का इनवर्स। तो आप देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे का इनवर्स, इसी तरह ये एक दूसरे का इनवर्स, तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। गुड। अब हम इससे आगे चलते हैं और थर्ड पेज पे आते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? जब आप रिमाइंडर थ्योरम पे जाते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इसको आप लिखते हैं A इज इक्वल्स टू बी क्यू लिख दें यहाँ पे प्लस आर। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे A को क्या बोला जाता है? ये होता है डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है। B यहाँ पे क्या होता है? ये होता है डिवाइजर। Q यहाँ पे क्या होता है? इसको आप क्वोशंट बोलते हो, और R को आप क्या बोलते हो? ये यहाँ पे रिमाइंडर होता है। सो A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। A डिवाइडेंड है, B डिवाइजर है, Q क्वोशंट है, R रिमाइंडर है। इस तरह से अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है, और वो है रिमाइंडर के ऊपर। रिमाइंडर के ऊपर एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to b। इधर इक्वलिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। आपने देखा है जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आपका जो डिवाइजर होता है ना, वो ऑलवेज रिमाइंडर से बड़ा ही रहता है। मतलब रिमाइंडर को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो डिवाइजर से छोटा ही आए।
मतलब जैसे आपने 9 को 2 पे डिवाइड करना है, तो आप 2 into 4 करेंगे तो 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आपने देखा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आएगा तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया 2 into 3 6 और रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो चूंकि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो गया इसलिए आपने कुछ गलत किया है वहां पे। इसलिए ये बात याद रखनी है कि रिमाइंडर ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 टू डिवाइजर, 0 से लेके डिवाइजर के दरमियान लाई करना चाहिए रिमाइंडर, और वो 0 हो सकता है। जैसे रिमाइंडर जो है अगर आपका 8 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 into 4 8 और रिमाइंडर में 0 बच गया, 0 आ सकता है बट डिवाइजर नहीं आ सकता। ये इसके ऊपर एक बड़ी पर्टिकुलर कंडीशन होती है, और यही सबसे बड़ी, मैं तो समझता हूँ लोग पता नहीं किस सेंस में कहते होंगे कि 1/0 आंसर इन्फिनिटी है, 1/0 को लिखते हैं ना आपके, ये अनडिफाइंड है। मैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये वाली समझता हूँ जो मैंने ये ऊपर लिखी है। कैसे? आप 1 को जरा डिवाइड करें 0 पे, आपने 0 को 1 पे डिवाइड किया, फर्ज करें 1 पे ही कर दें, 0 into 1 आंसर आ गया 0 और रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब आप जरा गौर करें, ये डिवाइजर है, यानी कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो b है, मेरे पास b 0 है और जो रिमाइंडर है वो 1 है। बट होना क्या चाहिए था कि रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिवाइजर, बट यहाँ पे क्या आ गया है कि रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर से बड़ा आ गया है, जबकि डिवीजन एल्गोरिदम की, ये सॉरी मैंने रिमाइंडर थ्योरम का वर्ड लिख दिया ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम भी आगे बताता हूँ, वो रियली सॉरी फॉर दैट। ये डिवीजन एल्गोरिदम में डिस्कस कर रहा था, ये डिवीजन एल्गोरिदम है, ये इसी से आगे वो निकलेगा फिर रिमाइंडर थ्योरम। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम का तो रूल ही ये है कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए ये बात चूंकि लॉजिकली ये गलत हो रहा है, तो इसलिए हम इस लॉजिक के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है। तो इस लॉजिक की बिना पे बात करते हैं, अदरवाइज कोई इसमें और ऐसा कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम की और फिर फैक्टर थ्योरम की। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे, तो रिमाइंडर थ्योरम में ये होता है, रिमाइंडर थ्योरम में बस ये होता है कि आप जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होती है ना, पॉलिनोमियल जो भी गिवन होती है, an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस सो ऑन a1x प्लस a0। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या होती है। ये जो मैंने लिखा है ये इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं। अब पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल ये वो एक्सप्रेशन है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो इसकी पावर है, जस्ट आपने इसके बारे में बताना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल है, और अगर इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल के जुमरे में नहीं आता। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ f of x is equals to x square minus 3x plus 5, that is a polynomial। why ये क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी जो पावर है वो हर जगह पे पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करती है। बट इसी के जो अदर डायरेक्शन में जब मैं देखूं तो मैं ये कहता हूं कि फर्ज करें f of x is equals to x raised to power minus 2 plus 5x plus 7, is this a polynomial? जल्दी बताइएगा। यस सर है। अब देखें, नहीं सर नहीं है सर, आप सॉरी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके दोनों बाद नहीं, जब आप इसके बाद देखते हैं इसको, अब ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये पर इंटीजर नहीं नहीं है, है, ये रियल नंबर है। इसलिए ये जो दोनों की दोनों हैं नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के जुमरे में नहीं आती। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम में मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि पॉलिनोमियल के अंदर आप उसके, अगर फर्ज करें f of x एक पॉलिनोमियल है,
और उसको डिवाइड कर रहा है x माइनस ए, एक लीनियर फैक्टर है जो x माइनस है वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल अगर आप उसमें a पुट कर देते हैं ना, ये वाला जो x में से माइनस हो रहा है, अब वो पुट कर दें तो वही उसका रिमाइंडर होता है, जो उसको पूरे को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा ना, वो एक्चुअली वो आएगा जो इसको पुट करने से इसका रिमाइंडर बना है। तो इस तरह से आप उसमें से उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा क्या कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को डिवाइड कर रहा है x माइनस 2, तो मुझे बताइएगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, चलें लेट्स ट्राई करते हैं, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और ये x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 2 से किया तो क्या आ जाएगा 2x। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा, इसका साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, ये आपके पास कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 7। अब इसको आप -1 पे ट्राई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस और प्लस ये कैंसिल और रिमाइंडर में 9 आ गया। ये तो आपने इतना मुशक्कत करने के बाद बताया है, लेकिन रिमाइंडर एक्चुअली क्या होता है, जो मैं डायरेक्ट आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये होता है कि आप ये जो भी पॉलिनोमियल गिवन है ना, पॉलिनोमियल, इसमें डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा के रख दे। अगर ये x माइनस 2 है तो आपने यहाँ 2 रख दिया, अगर ये x प्लस 2 होता तो आप यहाँ माइनस 2 रखते। ये बात याद रखें, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन करना होता है x माइनस ए के साथ, तो x का x के साथ कंपैरिजन माइनस माइनस से कंपेयर होगा और फिर a की वैल्यू 2 आएगी इस तरह। तो जब आप डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो चेक कीजिएगा क्या आता है, 2 स्क्वायर। सर 1 को -2 से क्या था ये, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है, एक 7 - 2 होना चाहिए तब 5 आएगा, जो आपने ऊपर डिवाइड किया है ना इसमें। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं एक मिनट, क्या है ये देखिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, माइनस किया प्लस हो गया, ये माइनस बच गया, ये माइनस x लिखा है ना मैंने। ऊपर -1 से जब मल्टीप्लाई किया, -1 जब -2 से होगा तो +2 आएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, और फिर ये माइनस होकर प्लस 5। आ गया, ये माइनस आ गया, ये -5 हो जाएगा। नहीं नहीं, x ठीक है, जो खाली जो आपने नंबर लिखा हुआ है ना -2 की बात कर रही हूँ, वो होगा +2। ये वाला यस सर, ये +2 लिखना है और फिर जब वो माइनस होगा 7 - 2 तो फिर 5 आ जाएगा। मतलब ये वाला ठीक था, ये ठीक था। चलो बहरहाल अब देख लीजिए, ये ठीक है। और आप कह रही हैं यहाँ पे +2 होगा, प्लस होना चाहिए था और ये माइनस होके ये 5 आ गया। हाँ 5 आएगा। अच्छा अब इधर चेक कर लेते हैं, अब ये आ जाएगा 4 - 6 + 7, ये आ जाएगा कितना बन गया 7 + 11 - 6, तो ये कितना आ गया 5। सो ये आसान तरीका होता है, बजाय इसके कि बंदा ऐसे खपता रहे और एंड पे जाके रिमाइंडर देखे क्या आता है। और ये डायरेक्ट क्या है, वो वैल्यू पुट करें और वहां से रिमाइंडर बता दें, तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का डायरेक्ट वे है, इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको किसी के बारे में कहना कि ये इसका डिवाइजर है या नहीं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका डिवाइजर हो गया, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो डिवाइजर नहीं है, इस बात। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं और इससे अगली बात पे चलते हैं। ये तो इससे यहाँ तक की बात होगी, आगे है सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले रूट्स क्या हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। रूट्स से ये मुराद होती है कि रिमाइंडर 0 आपने उसके जो आंसर्स निकाले, उसके जो आंसर्स आए वो उसके रूट्स होते हैं। अब आपके पास जो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आता हूँ बस इस बात पे। सम ऑफ द रूट्स वो जब आप निकालते हैं तो रूट्स का एडिशन का जो फॉर्मूला वो होता है -b/a। b किसको कहते हैं, अगर इक्वेशन ये है ना ax² + bx + c = 0, तो b है कोएफिशिएंट ऑफ x और a है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इस तरह -b/a। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है C/A। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है x² - 2x + 7 = 0। मैंने आपसे पूछा कि मुझे इसमें से सम ऑफ द रूट्स बताएं क्या है। सम ऑफ द रूट्स, आपको रूट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट क्या करेंगे, -2/1, तो आप कहेंगे जी इसका जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या आएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। और मुझे बताइएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट 7। ऑफ द, जी बिल्कुल 7/1 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसको हम कहते हैं कि ये उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएंगे। सो इस तरह से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अब इससे आगे जब हम देखते हैं तो एक इक्वेशन की फॉर्मेशन है, लेकिन मैं उस इक्वेशन की फॉर्मेशन से पहले थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इक्वेशन की फॉर्मेशन से पहले ऐसा क्या है, वो क्या है कि अगर आपको ये कहा जाए, कि व्हाट फाइंड द कंडीशन इन विच वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, ये बातें बड़ी ध्यान से और बड़े आपने ये याद रखनी है। वो कंडीशन बताएं जिसमें एक रूट दूसरे का डबल हो। मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से दैट, इसको उसी में लिख लें या इस तरह से बना लें, px² + qx + r या इस तरह से कुछ भी = 0। आपने वो कंडीशन बतानी है जिसमें एक रूट दूसरे का डबल हो। तो आपको ये एक रूट अल्फा और दूसरा रखना है 2 अल्फा, ठीक हो गया। अब आपने जब इसमें करना है कि एक रूट दूसरे का डबल, तो आपने पहले तो कर दिया अल्फा + 2 अल्फा = Q/P, ये कर दिया। उसके बाद 3 अल्फा, इसमें कोई और लग रहा है टेक्निकल, उधर से एक मिनट जरा, ठीक है। इसमें इक्वेशन की सपोजिशन शायद थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है। वो डिपेंड करता है, हर इक्वेशन के रूट ऐसे नहीं हो सकते कि एक रूट दूसरे का डबल हो। वो आप बुक मेरे पास कोई नहीं है, बुक से कंसल्ट हो सकता है इसकी क्या इक्वेशन हो सकती है जिसमें एक रूट दूसरे का डबल आता हो। तो उसमें जो सही है, आपकी बुक में जो इक्वेशन है वो है x² px/q। ये इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इस तरह से कि ये x² ही रहेगा, यहाँ p आ जाएगा और यहाँ q आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला तो सिंपल p आ जाएगा, ये 3 अल्फा = p एंड अल्फा = p/3, ये आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा × 2 अल्फा = q। तो 2 अल्फा² = q, और ये आपके पास अल्फा 2 अल्फा², ये अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली पुट करनी है आपने, अगर आप कंडीशन बताना चाहते हैं। जी तो सर। ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा 2, ये अल्फा की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे P/3। अल्फा की p/3 p/3² यहाँ पे आ गया q। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम p²/9 = q। तो ये आ जाएगा 2p² = 9 टाइम्स q। दैट इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब एक्चुअली इससे मुराद क्या बन रही है, मेरा मतलब सवाल करवाने का ये नहीं था कि मैं ये कंडीशन तक जाऊं। अब मैंने आपको कहना है कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है। ये बात क्या है, ये बात है कि 2 टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर = 9 टाइम कांस्टेंट। अगर ऐसा किसी भी इक्वेशन में आता है, ये देखें ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है और ये 9 टाइम कांस्टेंट है। अब आप ऐसी सिचुएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आप फर्ज करें एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें एक रूट दूसरे का डबल आएगा, बट
हम चलते हैं इसके थ्रू, यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ है 9 टाइम इधर कुछ रखते हैं और इधर कुछ रखते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ x अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 3 रख लूं। 3 का जब स्क्वायर करूंगा 9 इंटू 2 कितना आएगा 18। अब 9 इंटू 2 इधर भी 18 बन सकता है, लेकिन इधर मैंने वो कांस्टेंट 2 रख दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या रख दिया है 3 रख दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी जरा गौर कीजिएगा। तो इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस px। तो p की जगह पे क्या आ जाएगा 3x और प्लस q की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें क्या रिजल्ट बनता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मतलब ये हमारे पास कुछ सिचुएशन बन रही है, x इज इक्वल्स टू थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ -1 और x इज इक्वल्स टू -2। आपने देखा कि एक रूट दूसरे का क्या है डबल है, यानी कि एक अगर -1 है तो दूसरा -2 आया है। ये हमने कोई रटे लगा के नहीं किया था, हम इस रूल के तहत गए तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट्स आए। तो दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। इसी तरह आपकी छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने बाकी के जो स्क्वायर ऑफ द अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, ये 3-4 जो आप को आपने जरूर देखना है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन पे बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन की, बस मैं अभी खत्म करने लगा हूँ क्योंकि मैं इधर भी गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा आपसे अब कमिटमेंट की है तो मैं अभी उनसे सलाम भी नहीं लिया, मैं कंटिन्यूसली आपके साथ ही लगा हूँ, तो इसलिए बस फॉर्मेशन पे बात करके खत्म कर रहा हूँ अभी। फॉर्मेशन ऑफ लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का फॉर्मेशन। एक टॉपिक और होगा लेकिन वो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वो अभी नहीं करूंगा मैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ये s जो है ये सम ऑफ द रूट्स को शो करता है, सम ऑफ द रूट्स। सर आपका इंटरनेट इशू। हेलो, आवाज नहीं आ अब रही। इसको ऐसे रखेंगे, एक रूट 2 है, एक रूट 2 है, एक रूट 3 है। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 और 3 के मुताबिक ये बनेगा x माइनस 2। ये मैं प्रॉपर पूरा तरीका बता रहा हूँ इस तरह से। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वो तरीका है जिसमें अब एक मिनट कर लेने दें। एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा -5x प्लस 6, डायरेक्ट कर दिया x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वैसे आमतौर पे क्या होता है, ये सवाल होता है, ये फैक्टर्स बनते हैं, ऐसे रखते हैं और ये जवाब आ जाता है। लेकिन अब हम कन्वर्स कर रहे हैं, ये आंसर्स हैं, x के इक्वल रखा, रूट्स को मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट बना दिया। लेकिन हमें इस चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है, हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे 2 + 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 × 3, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So that is your required result. तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा कि ये सिमिलर टाइप का रिजल्ट आया। सो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म को सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़।